सोचो कभी कि अपनी खुद की शादी की रात को आप कुछ ऐसा देख लो जो आपको जिंदगी भर के लिए हिला दे। एक ऐसी रात जो हर लड़की के लिए सपनों की रात होती है, वो आपके लिए डरावनी याद बन जाए। तो आज की कहानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक ऐसे गांव की है जहां एक 20 साल की दुल्हन अपनी शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा देख लेती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। ये स्टोरी 2002 की है एंड जिन्होंने हमें ये स्टोरी सबमिट करी थी, मैं उनका नाम बदल के यहाँ पे हेमा रख दूंगा क्योंकि वो आज भी उसी गांव में रहती है अपने परिवार के साथ एंड वो नहीं चाहती है कि उनका नाम यहाँ पे रिवील हो। यहाँ पे मैंने उनका घर का नाम भी बदला हुआ है, बस उनके गाँव का नाम असली है क्योंकि वो गाँव को छोड़ के तो नहीं जा सकती है, लेकिन जो भी उसके साथ हुआ था उस दिन वो आज भी उसी गाँव में उस औरत के साथ है। तो आइए मैं आपको आज ले चलता हूँ लवाली गाँव पौड़ी गढ़वाल जिले में साल 2002 के नवंबर महीने की एक बहुत ही अजीब सी रात को। जो आप सुनने वाले हैं वो सच है। हेमा जी की कहानी शुरू होती है जब वो 20 साल की थी। उसके पापा लौली गांव के गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर जी थे। बहुत सिंपल आदमी थे वो, एकदम सीधे साधे पहाड़ी मिजाज के। उनकी मम्मी घर संभालती थी और खेत का काम देखती थी। हेमा 3 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी, तो इसलिए शादी की सबसे पहली बारी उन्हीं की आनी थी। ये सारी की सारी चीजें गांव वालों को और खुद हेमा जी को भी पहले से ही पता था, लेकिन जब उनके लिए रिश्ता आया तो वो रिश्ता थोड़ा सा अलग था। लौली के करीब 7 किलोमीटर दूर एक और छोटा सा गांव है जिसका नाम है कंडोली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 किलोमीटर दूर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी रास्तों में 7 किलोमीटर कभी कभी दैट ऑल्सो मीन्स कि 2 से 3 घंटे का रास्ता हो जाता ही है। स्पेशली अगर तुम्हें पैदल चल के जाना हो वहाँ पे तो ये तो और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि घूम घूम के पहाड़ उतरना चढ़ना पड़ता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कंडोली से एक फैमिली आई थी हेमा जी के घर में और ये रिश्ता आया था हेमा जी के पापा के दूर के कजन के थ्रू। वो लड़का अपने माँ बाप के साथ आया था और उसका नाम था नवीन। वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में क्लर्क लग चुका था कुछ साल पहले, तो उसकी सरकारी नौकरी थी, अच्छी खासी तनख्वाह कमाता था वो। तो गांव वालों के लिए तो एक परफेक्ट कपल या फिर एक परफेक्ट रिश्ता था। एंड तुम लोगों ने भी ये चीज देखी होगी अगर तुम स्पेशली गांव से मुझे देख रहे हो तो, कि वहां पे अगर कोई लड़का, पहली बात तो वहां पे अरेंज मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन सेकेंडली अगर कोई लड़का अच्छे घर से आता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, एंड अगर कभी कभी तो ऐसा भी होता है गाँव में, लाइक आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस हियर, कि अगर लड़का कुछ कमाता नहीं भी है लेकिन उसके घर वाले ज्यादा रिच होते हैं, सेटल्ड होते हैं, तो भी कुछ लड़कियों के रिश्ते ऐसे घरों में करा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो लड़का एक क्लर्क था एंड ही वाज अर्निंग गुड, सो ये रिश्ता उनके लिए अच्छा ही था। अब हम उस घटना की बात करते हैं जो कि हेमा जी जब लिख भी रही थी मेरे को ये मेल, तो तब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही हैं इस चीज को लेकर। जब नवीन लोगों का परिवार हेमा जी के घर आया तो होता ही है ना ऐसा कि जो लड़की होती है उसको चाय पानी लेके आना होता है लड़के वालों के लिए। तो हेमा जी वही कर रही थी, चाय पानी लेके आ रही थी लड़के वालों के लिए एंड अंदर से वो काफी ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि ये पहली बार था जब कोई लड़का उन्हें एक्चुअली फिजिकली उनके घर देखने आया था। उनके घर में रिश्ते की बात चलती ही रहती थी एंड इट विल साउंड वियर्ड कि 20 साल की उम्र में ही एक लड़की की शादी करा रहे हैं, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं ऐसी होता है, ये बहुत पुरानी बात भी है। तो उनके घर में पहले से ही रिश्तों की बात हो रही थी, लेकिन अगेन ये पहली बार था कि कोई परिवार उनके घर एक्चुअली में आया था लड़की देखने के लिए। उनकी मॉम ने उन्हें एक अच्छी सी गुलाबी साड़ी पहनाई थी और उनके सर में फूल भी लगाए थे अपने आंगन से तोड़ के। तो हेमा जी बैठक में ट्रे लेकर गई। उन्होंने अपनी आंखें नीचे करी जैसा कि सिखाया जाता है, जैसे संस्कार सिखाए जाते हैं गढ़वाल में। उन्होंने ट्रे नीचे रखी, सबको वो एक एक करके चाय परोसने लगी और जैसे ही नवीन को चाय देने की बारी आई तब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर करी और पहली बारी नवीन को देखा। हेमा जी ने कहा था कि सबसे पहली चीज जो उन्हें नवीन के बारे में नोटिस करी थी वो ये थी कि उन्हें नवीन की आंखें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसकी आंखें उसकी एज के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर थी, काफी ज्यादा शांत थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने चुपचाप से कप पकड़ा और उसने हेमा जी को बोला थैंक यू इंग्लिश में। बस उसने हेमा जी को ये शब्द बोला था, बस इतनी सी ही बात थी, लेकिन उसने उनके ऊपर इतना बड़ा इंप्रेशन जमाया कि उन्हें पहली मुलाकात से ही लगने लग गया था कि ये आदमी अच्छा है। फिर नवीन की फैमिली ऑफ कोर्स ये बात अपने घर वापस चली गई हेमा जी को देखकर। कुछ भी उस टाइम पे फाइनलाइज नहीं हुआ था शायद से, लेकिन उसके बाद हेमा जी ने और नवीन ने 1-2 बार मिलने के लिए प्लान बनाया। एक बार कोट द्वार के पास एक मंदिर में उनको मिलने का मौका मिला था और फिर एक बारी फैमिली के साथ। हेमा बहुत ज्यादा शाय थी और नवीन भी शुरुआत में बहुत ज्यादा शाय था। दोनों से कुछ ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी पहले, बस उन्हें इतना पता चल चुका था कि नवीन का जॉब ठीक ठाक चलता है और घर में माँ बाप और एक छोटी बहन है जो कि ऋषिकेश में पढ़ाई करती है और कि उसे क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग अगेन कि 2002 में सब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था, वो कीपैड वाले भी।
लेकिन लॉली गांव में एक पीसीओ बूथ था, तो नवीन अपने ऑफिस से कभी कभी हेमा जी को फोन करा करता था। और हमेशा हेमा जी जब भी घास को जाती थी तो वो हमेशा इस पीसीओ के आसपास वाले खेतों में ही मंडराती रहती थी, जस्ट इन होप्स कि क्या पता नवीन का कॉल आएगा और मैं उससे बात कर लूंगी। पहली बार फोन कॉल पर दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए, बस हाँ करते रहे, ठीक है करते रहे एक दूसरे की बात को। दूसरी फोन कॉल पर नवीन ने हेमा से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो हेमा जी ने बोला कि मुझे गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। नवीन ने कहा कि उसे भी गाने सुनना अच्छा लगता है और वो किशोर कुमार के गाने स्पेशली हर दिन सुना करता था। हेमा ने कहा कि मुझे भी सेम किशोर कुमार जी ही पसंद है। और बस इतनी छोटी सी बात से हेमा जी के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ गई थी एंड उन्हें दोबारा से इस चीज़ की रियश्योरिटी हो गई कि ये आदमी उनके लिए ठीक है। तो ऐसे करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे एंड कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मिनी लव भी शुरू हो गया था। तो फिर फैमिली वालों को भी समझ आ गया था और इन लोगों की शादी की तारीख पक्की हो गई थी, जो कि थी एकादशी के बाद नवंबर के लास्ट हफ्ते में। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तराखंड में स्पेशली जो एक गांव वाले एरियाज होते हैं वहां पे नवंबर नवंबर से पहले भी ठंड होना शुरू हो जाता है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है और जो ये समय होता है सुबह और शाम का, उस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरने लगता है। एंड तुम्हें ये चीज भी पता होगी कि गांव में शादियां ज्यादातर आउटडोर ही होती है, बाहर पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था हेमा जी के लिए स्पेशली, क्योंकि दुल्हन का आउटफिट ही कुछ ऐसा होता है। तो शादी वाले दिन हेमा जी को सुबह 4 बजे उठाया गया, दैट मीन्स कि सर्दियों वाले 4 बजे। बाहर उस टाइम पे अभी भी अंधेरा ही था और काफी ज्यादा ठंड हो रही थी उस समय पर। और हेमा जी को गंगा स्नान जैसा कुछ कराया गया था। वहां पे उनके घर के पीछे पे एक हैंडपंप था, उसका पानी और चूल्हे में गर्म करा हुआ पानी उसको मिक्स करा और उन्हें नहलाया गया था। उसके बाद थोड़ा और टाइम बीतने के बाद उनकी हल्दी शुरू हुई और फिर मंडप के लिए प्रिपरेशन शुरू हो गए थे। उसकी मम्मी, उसकी चाची और उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो सब के सब लगे हुए थे प्रिपरेशन में। एंड हेमा जी को बस वहाँ पे बैठना था और जो जो उन्हें कहा जा रहा था वो करना था। लेकिन इवन दो उन्हें सिर्फ वहाँ पे बैठना था, दोपहर तक हेमा जी थक चुकी थी। उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी एंड उन्हें दिन तक कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला था। उन्हें एक चाय पीने तक का टाइम नहीं मिला था उस समय पर। उन्होंने बस थोड़े से फ्रूट उठाकर खा लिए थे थाली में से, जो कि इधर उधर पास ऑन हो रहे थे मेहमानों के लिए। पंडित जी आए और बैठ गए अपना सामान लेकर वहां पर। पंडित जी ने बोला कि विदाई का मुहूर्त शाम 4:30 बजे का है, तो शादी की रस्म 4 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप लोग तो ये चीज जानते ही होंगे कि शादी में, स्पेशली गांव की शादी में, हर एक काम लेट ही होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पहाड़ी रास्ता होता है। तो कभी कोई सामान लेट पहुंचता है, कभी कोई मेहमान, स्पेशल मेहमान लेट पहुंचते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रस्म ही बीच में अड़ जाती है किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से। और बस ऐसा ही सब कुछ हेमा जी की शादी में भी होता गया और ये टाइम जो था वो खिंचता गया बस। नवीन अपनी बारात लेकर पहुंच गया था दिन में वहां पर। एंड गढ़वाल में जो ये बारातें होती हैं वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 7 किलोमीटर का रास्ता था। तो लोग थोड़ी थोड़ी गाड़ियों में आए थे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों के ग्रुप के। तो अगेन नवीन की तरफ से ज्यादा लोग नहीं आए होंगे, 30 से लेके 50 तक के लोग आए होंगे वहां पर। सब सेटल हुआ, खाना खाया गया वहां पे और फिर आगे की रस्म शुरू हुई। फेरे, गठबंधन, कन्यादान, ये सब कुछ। और हेमा जी ने बिल्कुल झुकी हुई आंखें ही रखी थी इस पूरे समय पर, जैसा कि अगेन उन्हें संस्कार दिए गए थे। और वो बीच बीच में बस चुपके से नवीन की तरफ देख रही थी कि वो आखिर कैसे दिख रहे हैं। अब 4:30 बज गए थे। विदाई का जो रस्म का जो टाइम था, विदाई के लिए जो टाइम बताया था पंडित ने, वो टाइम आ गया था। लेकिन तब भी उस टाइम पर एक और रस्म बाकी थी। तो इस चीज ने कहीं ना कहीं हेमा जी को टेंशन में डाल दिया था कि कहीं मैं लेट कर रही हूँ कोई चीज, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ अपशगुन हो जाएगा। लेकिन पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, विदाई अगर थोड़ा देर बाद भी करेंगे हम लोग तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेमा जी की मॉम को इस चीज से बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी कि 4:30 बज चुके हैं, क्योंकि गांव में अगर शादी में विदाई को रात में करे तो इससे उनके घर में स्पेशली एक अपशगुन माना जाता था। लेकिन अगेन ये चीजें तो होती ही रहती हैं शादी में, तो अब और क्या ही कर सकते थे वो लोग। सूरज ढलने लगा था, ठंड बढ़ने लगी थी और अब बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगा था वहां पर। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एक और चीज हुई उनके इस विदाई से थोड़ा पहले, और वो ये था कि उस टाइम पे बिजली चली गई थी उनके गांव में। कुछ करके उनके भाइयों ने, हेमा जी के भाइयों ने जनरेटर चलाया था वहां पे, लेकिन उसकी रोशनी में वो मजा नहीं था। मेहमान अब इस चीज को लेकर भी हल्की फुल्की खुसुर पुसुर कर रहे थे और ताने मार रहे थे। कुछ आंटियां कह रही थी कि क्या जमाना आ गया है, रात को विदाई हो रही है यहाँ पर। लेकिन सब चुप हो गए, क्योंकि आखिरकार शादी है
प्रॉब्लम नहीं, और शादी वाले लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए। और अब वो मोमेंट आ गया था जो हेमा जी को 20 साल बाद भी याद है। 7:30 बज रहे थे, विदाई शुरू हुई। हेमा जी अपनी मम्मी के गले लगी हुई थी और दोनों रो रहे थे। उनकी पापा की आंखें भी भर आई थी और छोटी बहन ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका, और वो लोग हेमा को छोड़ ही नहीं रहे थे। उनके भाई का चेहरा देख के समझ आ रहा था कि अंदर से वो टूट रहे हैं, रोना चाहते हैं, पर वो रो नहीं पा रहे थे और कुछ ना कुछ काम करते रह रहे थे हेमा की तरफ देखकर। और इन सारी चीज़ों के बीच में हेमा जी को ऐसा लग रहा था कि उनकी हेयरिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं ट्यून आउट हो रही है। तुम लोगों ने ये आवाज़ कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी। तो यही सेम आवाज हेमा जी को भी सुनाई दे रही थी। तो हेमा जी अपनी मॉम को हक कर रही थी और उन्होंने पहली बार ऐसी ट्यूनिंग आउट वाली आवाज़ को सुना होगा, प्रॉब्ली क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा होगा उस समय पर। और उस टाइम पर हेमा जी ने ऐसे अपनी मॉम को हक करा हुआ था, तो उन्होंने उनके शोल्डर से ऊपर पहली बार देखा। और जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे की तरफ देखा जो कि आंगन में खुलता था, तो उन्हें लगा कि वहाँ पे कोई अनजान खड़ा है, कोई सफ़ेद सा धुंधला सा एक फिगर टाइप का कुछ। हेमा ने सोचा कि शायद से कोई मेहमान होगा जो अभी तक यहाँ से नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने ठीक से देखने की कोशिश करी अपने आंसू पोंछकर, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। दरवाजे से बस हवा के आने की आवाज आ रही थी और हल्का सा दरवाजा हिल रहा था। ये मोमेंट, ये चीज हेमा जी ने किसी को भी नहीं बताई, अपने भाइयों को भी नहीं। हेमा जी ने खुद सोचा कि शायद से मैं थकान में हूँ, मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है एंड मुझे बस ऐसे ही ये चीज दिख गई है या फिर ये फिगर दिख गया है। लेकिन उस पल में, उस मोमेंट में हेमा जी ने और भी बहुत कुछ महसूस करा था। उन सबसे पहली चीज़ ये थी कि उनके कंधे पर उन्हें एक हल्का सा कोल्ड ब्रीज महसूस हुआ था, जैसे कि कोई उनके इतने पास से आकर हल्के से फूंक मार रहा हो। हेमा जी ने दोबारा से इस चीज़ के लिए अंदाज़ा लगाया था कि उनके सबसे पहली बात तो उन्होंने कपड़े ही ऐसे पहने थे और वहाँ पे ठंड सच में बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर। उन्होंने शॉल भी नहीं पहना हुआ था, इसीलिए शायद से उन्हें ये ब्रीज फील हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में वो पहला सिग्नल था, पहली वार्निंग, और हेमा जी ने उसे सैडली मिस कर दिया था उस टाइम पर। लेकिन इसके बाद हेमा जी को जीप में बिठाया गया। नवीन आगे बैठ गया था ड्राइवर के साथ और हेमा जी पीछे अपनी सास के साथ बैठी थी। सास मतलब बेसिकली नवीन जी की मम्मी, जो कि अगेन किसी टिपिकल सास की तरह नहीं है। अकॉर्डिंग टू हेमा जी, शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने हेमा का हाथ पकड़ा हुआ था और पूरे रास्ते में वो उसे बस दिलासा दे रही थी। वो बीच बीच में उन्हें बोलती रही, बेटी डरना मत, अब तुम हमारी बेटी हो, सब कुछ ठीक होगा, हम लोग तुम्हारा बहुत ढंग से ख्याल रखेंगे। लेकिन उन बातों की गहराई हेमा जी को बाद में समझ आई थी। नाउ देर रात में, इवन दो ये एक जीप थी, देर रात में ऐसे हिल वाले एरियाज में, पहाड़ों वाले एरिया में किसी भी गाड़ी को चलाना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए जो जीप के ड्राइवर थे वो गाड़ी को आसानी से आराम से चला रहे थे, क्योंकि उस रास्ते में सबसे पहली बात तो वो एक कच्चा रास्ता था, उसमें बहुत सारे पत्थर थे। लेकिन आगे जाकर क्योंकि वहाँ पर एक झरना आता था, तो वहाँ पे रोड गीली थी और गीली मिट्टी से भरी हुई थी। जब वो लोग खिड़की से बाहर देखते थे, उन्हें बस वहाँ पे धुंध ही धुंध नजर आती थी और धुंध के थ्रू उन्हें बहुत ज़्यादा दूर पे नवीन के घर की एक छोटी सी रोशनी आ रही थी, या फिर नवीन के गाँव की छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इस पॉइंट तक क्योंकि अब विदाई हो चुकी थी, तो वो लोग नवीन के घर जा रहे थे। हेमा जी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन फील हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी उन्हें, लेकिन वो फिर भी चुपचाप रहीं। और रात में कंडोली पहुंचने में, उनके नवीन के गांव पहुंचने में उन्हें करीब 1.5 घंटा लग गया था। इतनी ज़्यादा लेट कि जब उन्होंने घड़ी देखी तो कम से कम 10 से 10-15 हो रहे थे उस टाइम पर। नवीन के गाँव के मेन जो एंट्रेंस थी, या फिर गाँव का एंट्रेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसा जहाँ से गाँव का रास्ता शुरू होता है, जब हेमा जी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने बाहर देखा, तो उन्होंने देखा कि नवीन के गांव के ज़्यादातर लोग वहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वहाँ की औरतों ने उनकी आरती उतारी। चावल और कुमकुम की थाली को लेके एक औरत आई, कुछ बोली और पानी छिड़का उन्होंने हेमा के पाँव पे। फिर उसे अंदर ले जाया गया उनके घर में और हेमा बहुत थक चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वो अपनी मुस्कान रखी, क्योंकि यही चीज़ सही थी उनके लिए। एंड अगेन शादी में जो कैमरामैन थे उनके लिए भी ये चीज़ सही थी।
ना नवीन जी के घर में जैसे मैंने पहले बताया था कि 30 से 40 लोग उनके साथ बारात में आए हुए थे, लेकिन नवीन जी के घर में भी 30 से 40 लोग और भी थे वहाँ। प्रॉब्ली उनके रिश्तेदार हो गए, दूर के रिश्तेदार हो गए, या फिर जो शहर से लोग आए होंगे वो उस दिन वहीं रहने की सोच रहे थे। और कहीं ना कहीं सब पास के जो गाँव वाले लोग थे वो भी आए हुए थे नई दुल्हन को देखने के लिए। हेमा जी को बैठक में बिठाया गया, उनके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा भारी घूंघट था और तब भी सारे के सारे लोग उनकी तरफ देख ही रहे थे एंड शी वाज जस्ट स्माइलिंग। एक दो करके लोग आते, उनसे बातें करते, फोटो खिंचवाते और फिर वहां से चले जाते। नवीन के माँ बाप भी एक एक करके सबसे हेमा जी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बोल रहे थे कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, जो भी है, ये तुम्हारा छोटा नीस होगा आज से। लेकिन इस पूरे के पूरे टाइम पर हेमा जी से कोई भी ये नहीं पूछा था कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या तुम्हें भूख लगी है, एंड शी वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट। एंड मैं बार बार ये चीज़ सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है मेल में कि उन्हें इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि उनका गला अब कटना शुरू हो गया था एक तरीके से। तो फिर जब उनसे बहुत ज़्यादा हो गया और रहा नहीं गया, तब उन्होंने पास में एक औरत बैठी थी उनकी, जो आई थिंक सो नवीन की मौसी जी थी, ऐसी कुछ टाइप की लग रही थी उन्हें। तो तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। तो मौसी ने उन्हें बोला कि बेटी किचन पीछे ही है, वहाँ पर से जाके ले आओ, हम लोग यहाँ से अभी नहीं उठ सकते। मुझे नहीं पता कि हेमा जी की मौसी देख रही है कि नहीं देख रही है, लेकिन यू शुड हैव हेल्प्ड हर एट दैट पॉइंट। लेकिन फिर भी हेमा जी ने सोचा, या तो शर्म के मारे भी हो सकता है, या फिर शी वॉज ऑब्वियसली वेरी शाय पर्सन, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कोई बात नहीं, मैं ही खुद जाके ले आती हूँ पानी। अब यहाँ पे एक और बात तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी कि नवीन के घर में हेमा पहली बार आई थी। उसने उस घर को सिर्फ एक बार बाहर से देखा था जब उन लोगों की सगाई हुई थी, तो उसे अंदर का लेआउट बिल्कुल भी पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया, पास में जो एक लैंप रखा था उसे अपने हाथ में लिया और वो अंदर की तरफ चली गई। बेसिकली जो किचन की डायरेक्शन उन्हें उन मौसी ने बताई थी वो उसकी तरफ जाने लगी अब। एंड उनकी सास भी इधर उधर मेहमानों के साथ बिजी थी। नवीन खुद बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम पे, इवन दो ही वो सिटिंग, वो लोगों से बातें कर रहा था। तो उन्होंने भी दोबारा से ये चीज़ सोची कि चलो मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, थोड़ा से तो पीछे है, मैं जाके लेके आ जाती हूँ। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था कि नवीन के घर में भी उस समय पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे भी जनरेटर चल रहा था, तो 1-2 बल्ब ही जल रहे थे वहाँ पे बस। सो ठंडा है, अंधेरा है, एक नया घर है और इस औरत को जो इतनी ज़्यादा थकी हुई है उसे खुद जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो चली गई। हेमा जी एक लंबे से वुड से बने हुए कॉरिडोर से क्रॉस करके गई। वो एक और कमरे के पास से गुजरी और एक और दरवाजा था जो उसे लगा किचन हो सकता है। हेमा ने दरवाजा धीरे से खोला और वहां अंदर अंधेरा था और एकदम से दरवाजा खोलते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने सोचा शायद ये पीछे का दरवाजा है और किचन आगे होगा। हेमा आगे बढ़ी और ये उनके लिए एक गलती थी। अगेन, घर में एंटर होते ही पहली गलती। उसे सोचना चाहिए था इस बारे में कि मुझे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वापस जाके मैं किसी से पूछ सकती हूँ। लेकिन नई दुल्हन किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी और थोड़ा सा उन पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था कि अगर मैं पीछे थोड़ा घूम के आ गई तो मुझे फाइनली किचन दिख ही जाएगा। नाउ गाँव में जो घर होते हैं उनमें नॉर्मली, अब तो मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि किचन लोग के घर के अंदर ही हो। तो जो कॉरिडोर था हेमा जी के लिए वो एक्चुअली घर से ऐसे और बाहर से होते हुए जा रहा था। तो इस घर का रास्ता भी पीछे से जा रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी थी, क्योंकि घर में गांव में जो रास्ते होते हैं, जो घर होते हैं वो थोड़े अनइवन प्लेन पे होते हैं, राइट, तो उनका भी जो ये पाथ था वो थोड़ा सा डाउन हिल हो रहा था। और उन्हें बाद में ये चीज़ पता चली थी कि ये जो ट्रेल था, ये जो रास्ता था वो एक गौशाला की तरफ होते हुए जा रहा था। घर के इतने पास में एक गौशाला है, इस चीज़ से तुम लोग सरप्राइज मत होना, उत्तराखंड के बहुत सारे घरों में गौशाला होती ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे खेती करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो गए, बच्चे भी हो गए, जवान लोग भी हो गए, तो इसलिए वो लोग गौशाला अपने घर के पास में होती ही है उनकी एक हमेशा। तो नवीन के घर के पीछे भी एक गौशाला थी, करीब 75 मीटर दूर पर। लैंप की रोशनी बहुत कम थी, बस हेमा के पाँव के आसपास का थोड़ा सा एरिया ही दिख रहा था। पाथ पर पत्थर बिछे हुए थे और उन पत्थरों के बीच से कुछ थोड़ी बहुत घास आ रही थी बाहर। ठंड बढ़ती जा रही थी और हेमा सोच रही थी कि पानी मिलते ही वो वापस चले जाएगी, लेकिन ये पाथ, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर और जब उन्हें लगा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है रास्ता, एंड वो नंगे पैर भी थी, तो पत्थर की ठंड लग रही थी उन पे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे नहीं मिलने वाला है किचन, मैं वापस चले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही हेमा जी अपनी लैंटर्न लेके पीछे की साइड मुड़ी, तब उन्होंने कुछ सुना,
या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो उन्हें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब तुम लोग खुद ये चीज़ इमेजिन करो, ठीक है। हम लोग एक ऐसे घर की बात कर रहे हैं जहाँ पे 30-40 लोग, पहले तो बाराती हैं, उसके ऊपर से 30-40 लोग और आ रखे हैं। नवीन के घर के ठीक पीछे पे उसकी गौशाला थी और तब भी हेमा जी को अचानक से आवाज़ आना बंद हो गया था। उन्हें हवा चलने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी उस समय पर। रात में गौशाला में गाय भैंस हो गई, उनके बच्चे हो गए, बछड़े हो गए, वो थोड़ी बहुत आवाज़ें करते ही हैं, ये लोग तो सब भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे वो गौशाला के पास पहुँच रही थी, इतनी ज़्यादा शांति हो रही थी कि वो चीज़ हेमा जी को डरा रही थी। ये हेमा जी के लिए दूसरा वार्निंग था और उन्होंने ये भी मिस कर दिया था। उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ये एक नई जगह है, शायद से यहाँ पे गाय भैंसें सो रही होंगी या फिर वो बहुत ज़्यादा हल्ले से डर गई होंगी, और वो चुपचाप वापस की तरफ अगेन आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब वो सेम रास्ते से वापस जा रही थी तो वो पता नहीं कैसे गौशाला के पास पहुँच गई और वहाँ पे उन्होंने एक फिगर देखा खड़ा हुआ करीब उनसे 10 मीटर दूर, सफेद कपड़े में, थोड़ा सा ग्लो करते हुए। हेमा जी को पहले लगा कि शायद कोई घर की औरत होगी, ये शायद से उनकी सास जी की कोई बहन होगी या कोई बहू होगी। तो उसने जोर से बोला, दीदी यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा और किचन कहाँ पे है? लेकिन उस फिगर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हेमा जी ने फिर से बोला, मैं किचन ढूंढ रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और जब वो फिगर धीरे से मुड़ने लगी, बहुत ज़्यादा धीरे से, इतने धीरे कि हेमा जी समझ सकती थी हर एक सेकंड में वो सिर्फ कुछ इंच ही घूम रही थी, तब हेमा जी को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में वो देख क्या रही है। ये चीज़ का एहसास होने जैसे ही हुआ और उस साइलेंस का एहसास होने जैसे ही हुआ, उनके हाथ में रखा हुआ लैंप और वो खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से कांपने लगे थे। उस फिगर के बाल खुले हुए थे, पूरे खुले, और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। खुले बाल उत्तराखंड में तो स्पेशली सिर्फ वो औरतें खोल के रखती हैं, जैसे कि हो गए हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या फिर जिनकी अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई है, या फिर सिर्फ विधवा औरतें खोल के रखती हैं। और ये देखना हेमा जी के लिए तीसरी वार्निंग थी। लेकिन अब वार्निंग का कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और फिर जैसे ही वो फिगर मुड़ा, तब पहली बार हेमा जी ने उस फिगर का फेस देखा। नाउ हेमा जी को जो ये स्पेसिफिक मोमेंट है वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी, लेकिन मैं आपको वो सारी की सारी डिटेल बता देता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई हैं। जो चेहरा कोट एंड कोट हेमा जी ने देखा था वो एक्चुअली में कोई फेस नहीं था, या फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएं तो वो एक फेस तो था, वो एक चेहरा तो था, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं था। वो बहुत ज़्यादा पीला था, इंसान के किसी भी स्किन कलर या फिर पीले रंग से बहुत ज़्यादा। और आंखें, उस फिगर की वो आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे, छेद वहाँ पर जैसे कि जहाँ एक्चुअली में आंखें होने चाहिए थी। और मुंह, उस फिगर का मुंह खुला हुआ था, लेकिन उस फिगर के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, ना आवाज़, ना उसके दांत दिख रहे थे, कुछ भी नहीं। हेमा जी के पाँव वहीं जम गए थे। उन्होंने लैंप पीछे कर दिया था अपनी बॉडी से बिना कुछ सोचे, और हेमा जी ने धीरे आवाज़ में बोला या फिर पूछा उससे कि आप हो कौन? वो फिगर, वो औरत या फिर जो कुछ भी वो था, वो कुछ नहीं बोली। और फिर वही हुआ जिस चीज़ का हेमा जी का डर था। वो फिगर, वो आत्मा, वो औरत हेमा जी की तरफ आने लगी, लेकिन उस फिगर के पाँव नहीं चल रहे थे, वो हवा में एक तरीके से स्लाइड कर रही थी। और ये देखकर हेमा जी डर के मारे इतने ज़ोर से चिल्लाई कि उनके हाथ से, जो उनके हाथ में लैंप था रोशनी के लिए, वो नीचे गिर गया। वो इतने ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई कि उन्होंने अपनी वोकल कॉर्ड्स तक हर्ट कर दी थी। और इसके बाद, चिल्लाने के बाद, वो पलटी दोबारा से और उसी पाथ पे वापस भागी जो कि घर की तरफ जा रहा था। उन्हें ये चीज़ याद नहीं है कि वो कैसे घर में पहुंची, उन्हें ये चीज़ याद नहीं है कि उन्होंने कौन सा दरवाज़ा खोला। उन्हें बस इतना याद है कि वो पीछे गलियारों में भाग रही थी और वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि उनकी ऑलमोस्ट यहाँ पे गले में दर्द होने लग गया था। और फिर भागते भागते उन्हें किसी ने पकड़ लिया था, और वो पकड़ने वाला और कोई नहीं, उनका अपना पति नवीन ही था। नवीन के पीछे उनके एक चाचा थे और 2 और गाँव के आदमी भी थे।
थे। और जब वो लोग हेमा जी के पास में आए तो हेमा जी बहुत ज्यादा कांप रही थी, ऑलमोस्ट ठिठुर रहे थे वो इस पॉइंट पे। उनकी सास भी वहां पे आ गई थी और वो सभी लोग हेमा जी को घर के अंदर लेके गए और उन्हें फाइनली पानी पिलाया उन्होंने। हेमा जी ने कांपते कांपते हुए भी बस इतना बोला नवीन और उसकी फैमिली को कि वहां पे गौशाला के पास में मैंने कुछ फिगर देखा, कोई औरत देखी जो कि धीरे धीरे करके मेरी तरफ आ रही थी। और यहाँ पर उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई है कि जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो उन्हें क्लियरली याद है कि उनकी सास का चेहरा देखने लायक था उस समय पर। हेमा की सास ने फिर नवीन की तरफ देखा और फिर उन आदमियों की तरफ देखा जो उनके साथ आए थे वहाँ पे। कोई ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोला, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था एक दूसरे पर। फिर उनकी सास ने हेमा को गले लगाया और बोला कि बेटी तुम थकी भी हो, तुमने कुछ नहीं देखा है यहाँ पे, हम ये सारे के सारे कार्य जो भी मिलने के हैं, लोगों से बातें करने के हैं, ये बाद में कर लेंगे, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। और हेमा जी वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो सच में ही सो गई। लेकिन अगले दिन से जब वो सुबह उठी तो उनके अंदर एक इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकल पा रही थी। नाउ यहाँ पे कुछ दिन बीत गए थे, अभी भी हेमा जी के घर वाले या फिर नवीन के घर वाले उनको ढंग से बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ। तो हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके ना पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी सच से डर लग रहा था कि क्या पता सच में यहाँ कुछ हो तो। और क्योंकि वो अभी इस घर में नहीं थी तो अभी वो ये डर या फिर वो ये सच जानने के लिए तैयार भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा से उनके घर में लोग आए और वो भी गाँव में जैसे इधर उधर घूम रही थी तो उन्हें एक एक करके लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। और तब उनके पास एक बहुत बूढ़ी औरत आई, करीब 75 साल की, और वो इस गांव की सबसे ज्यादा बूढ़ी औरत मानी जाती थी। सब उन्हें ताई जी बुलाया करते थे और ताई जी ने हेमा का हाथ पकड़ा, उसे गहराई से देखा और वो बोली, बेटी क्या तुमने उस दिन गौशाला में कुछ देखा था? और ये बात सुनकर हेमा जी हिल गई थी। हेमा जी ने और उनके नवीन के घर वालों ने इस चीज के बारे में किसी को भी पूरी डिटेल में नहीं बताया था। सिर्फ जो लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने रात में हेमा जी को पकड़ा था, सिर्फ उन्हें ही ये बात पता थी। क्योंकि अगेन उनकी सास ने कभी ये टॉपिक दोबारा उठाने ही नहीं दिया था, या फिर जब वो उठा भी रहे थे तो उन्हें बस डाइवर्ट कर रहे थे ये लोग। तो जब ताई जी ने उनसे ये चीज़ डायरेक्टली पूछी कि क्या तुमने उस दिन गौशाला में किसी को देखा था, कोई फिगर देखा था, तो हेमा जी ने डर के मारे मुंह से बाहर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सर हिलाया अपना हामी में। और तब ताई जी ने वो कहानी सुनाई हेमा जी को, जो कि मेरे लिए भी, जब मैंने पहली बार ये चीज़ पढ़ी, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट थी। करीब 50 साल पहले जब ताई जी खुद यंग थी, इस ही गौशाला के पास में एक दुल्हन रहती थी। नवीन के परिवार की नहीं, लेकिन पड़ोसी परिवार की। उसका नाम ताई जी ने कभी नहीं बताया था और उन्होंने उन्हें बोला कि नाम लेने से वो इनकी आवाज़ सुन लेती है, तो हम भी उसे वो लड़की कहकर ही बुलाएंगे। वो लड़की भी हेमा जैसी बहू ही थी, कहीं बहुत दूर से आई थी शादी करके। शादी के कुछ महीने बाद उसे एक बच्चा हुआ था, लेकिन बच्चा पैदा होते ही वो मर गया और कुछ दिन बाद वो लड़की, वो बहू भी गुजर गई थी। सब गांव वाले कहते थे कि उससे बच्चे की मौत एक्सेप्ट नहीं हुई या उसके अंदर कुछ टूट गया था अपने बच्चे को खोने के बाद। लेकिन ताई जी ने हेमा को असली रीज़न बताया, असली बात बताई। उस जमाने में जब एक बहू का बच्चा मरता था तो गांव वाले बहू को ही कसूरवार मानते थे, इस चीज़ का ब्लेम करते थे उसे इस चीज़ के लिए। उसे बुरी भली चीज़ें सुनाते थे वो लोग, उसे ब्लेम किया जाता था बहुत ज़्यादा। सास हो गई, पड़ोस के लोग हो गए, सब उसे तकलीफ दे रहे थे। और वो लड़की जो पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, एक रात इसी ट्रेल पर चली गई वो गौशाला के पीछे, और सुबह वहाँ सभी लोगों को बस उसकी बॉडी मिली। और तब से ही सिर्फ एक नई ब्याई हुई औरत को ही वो शैडो, वो फिगर, वो औरत दिखती थी जो वहाँ पे गौशाला के पास में मरी थी। वो भी सिर्फ एक ही दिन, सिर्फ विदाई की रात को। नाउ यहाँ तक आप लोग सोच सकते हो कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। गाँव में ऐसी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती है, ऐसे भूतों की अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती है, और इस चीज़ को ताई जी ने मसाला मिर्च लगा के हेमा जी को सुना दिया। लेकिन ताई जी ने हेमा को एक और चीज़ बताई थी जिसपे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। हेमा इस गाँव की
ऐसी पहली बहू नहीं थी जिसने ये सब कुछ देखा था। ताईजी ने खुद अपनी जवानी में 2 और बहुओं के बारे में सुना था और एक बार ताईजी की सास ने भी उन्हें एक बहू के बारे में बताया था जिसने ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। यानी करीब करीब एटलीस्ट ताईजी की उम्र तक तो ये सारी चीजें हो रही थी और हर बहू के साथ उनकी शादी के दिन ही कुछ ना कुछ अजीब होता था। तो ये चीज सुनकर और इतना ज्यादा जब कॉन्फिडेंटली ताईजी हेमा को ऐसा कुछ बता रही थी तो ऑफकोर्स ये बात है, हेमा जी बहुत ज्यादा डर गई थी और उन्होंने ताईजी से पूछा कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने भी उसे देखा था तो मेरे साथ क्या होगा अब। तो इस चीज़ पर मे बी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या फिर मे बी उनको कम डराने के लिए ताईजी ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तुमने उसे देखा, तुम वहां से वापस भागे और तुम बच गए। बहुत सारी बहुएं तो ऐसी थी जो उसे देखकर, उस फिगर को देखकर वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उनके पैर फ्रीज हो जाते हैं, वो वापस नहीं भाग पाती है और तब उनके साथ बुरा होता है। लेकिन उन्होंने हेमा जी को वार्न करा कि रात में कभी भी उस गौशाला वाली ट्रेल पे मत जाना तुम, और अगर तुम्हें कभी गलती से गौशाला के पास हो या ना हो लेकिन तुम्हारे घर के आसपास या फिर इस गांव में कभी भी एक सफेद फिगर या फिर सफेद एक वुमेन दिख जाए तो बस अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेना और उस तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। और अगर तुम्हें कोई आवाज बुलाने की कोशिश करे तो बिल्कुल बिना पीछे घूमे, बिना पीछे मुड़े उल्टे पांव चलना और अपने घर की तरफ आ जाना। हेमा जी ने ताईजी की ये बात आज भी मानी हुई है। 20 साल हो गए हैं इस घटना को, 20 साल हो गए हैं उनकी शादी को और नवीन और हेमा जी अभी भी उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन हेमा जी के घर में आज तक उस गौशाला को लेकर काफी ज्यादा डर बना हुआ है। उन्होंने, तुम ये चीज़ सोच सकते हो, उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस घर में, इस गौशाला के पास में बिता दी है, लेकिन आज भी वो रात में, क्योंकि खिड़की से वो गौशाला साफ साफ दिखती थी, तो वो खिड़की बंद कर देती हैं किचन की। एंड बचपन में भी वो अपने बच्चों को रोकती थी वहाँ जाने के लिए। सो आई एम प्रिटी श्योर इस चीज़ का उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ ये कहानी अभी यहीं पे समाप्त होती है। एंड हेमा जी, आपका असली नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सबमिटिंग दैट स्टोरी टू मी। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरीज मैं यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहली बात तो वो एक असली घटना होनी चाहिए गाइस। एंड दूसरी बात, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्टोरी यहाँ पे बताऊँ तो नीचे दिए गए जीमेल अकाउंट पे तुम मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू। हम लोग ढंग से एक कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एंड फिर मैं यहाँ पे वो कहानी बता सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पे समाप्त होती है। दैट इज इट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।